हिस्ट्री ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, उसको जानने से पहले अपने को जानना होगा हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। तो दो तीन बातें पहले देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बीकानेर की। जो बीकानेर है इसको पुराने जमाने के अंदर जांगल देश कहा जाता था। हिस्ट्री ऑफ बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर एंशिएंट नेम इसका जांगल देश, जांगल देश, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर गर्म वायु आती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ज्यादा वहां पर जीव जंतु नहीं रहते, जंगलात वाला थोड़ा सा जंगली इलाका भी है, साथ के अंदर वहां पर रेगिस्तानी इलाका भी है। वैसे इलाके को हमारे द्वारा कह दिया जाएगा जांगल देश। और बीकानेर का पुराना नाम रहेगा जांगल देश। और इसकी जो राजधानी थी वह थी अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, जिसको आजकल हम लोग जानते हैं नागौर के नाम से। जो ये नागौर है ये पुराने जमाने के अंदर कहलाता था अही छत्रपुर। इसके आसपास के इलाके में खूब सारे और भी अन्य इलाके थे, जैसे योध्य क्षेत्र भी इसके पास में आएगा, तो मोहिल वाटी भी इसके पास में आएगा। छापर और जो द्रोणपुर का इलाका है उसको कह दिया जाता है मोहिल वाटी। अब किन किन राजवंशों ने यहाँ पे पहले राज किया, उसके बाद में यहाँ पे राठौड़ आए, तो उनके एक बार नाम लिख लो। पहले लिखो जोहिए, जोहिए, जोहिए यहाँ पर शासन किया करते थे। जोहियों के बाद में यहाँ पर जो आते हैं उनका नाम है चौहान। चौहान राजाओं का यहाँ पे राज रहा, यानी अही छत्रपुर पे चौहान राजा आते हैं, बाद में अही छत्रपुर से वो सांबर की तरफ सपाद लक्ष्य में आ जाते हैं। चौहान, चौहानों के बाद में सांखला, जो परमार हड़बूजी थे, सांखला, सांखला जो परमार है उनका राज हो जाएगा। परमारों के बाद में यहाँ पे आएंगे भाटी, भाटियों का राज रहेगा यहाँ पे, भाटी। भाटियों के बाद में इस इलाके पे रहेंगे जाट। बाद के अंदर सारण और गोदारा दो जाट कास्ट होती है, उनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बीच में आते हैं बीकाजी और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है राठौड़ क्लैन। अब लिखो बीकानेर के राठौड़ राजवंश, बीकानेर का राठौड़ राजवंश, राठौड़ क्लैन ऑफ बीकानेर, राठौड़ क्लैन ऑफ बीकानेर, बीकानेर का राठौड़ राजवंश। पहला ही पहला नाम लिखो बीकाजी, राव बीका, राव बीका, राव बीका। बीका जी हैं जोधा जी के बेटे और जोधा जी से जोधपुर के राजा। एक बार क्या होता है, 1465 की बात है, दरबार के अंदर बीका जी लेट आते हैं और जब लेट आते हैं तो अपने जो काका थे कांदल जी उनके पास में बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। तो जोधा जी उन्हें बोलते हैं कि क्या आप नया साम्राज्य बनाने की बातें कर रहे हो। उस बात को वो सीरियस ले लेते हैं और कहते हैं कि हम नया साम्राज्य बनाएंगे। फिर जोधा जी बोलते हैं किधर जाओगे, ये तो नहीं पता हमारे को, लेकिन बनाएंगे हम लोग। जोधा जी कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग जांगल देश की तरफ चले जाओ, वहां पे थोड़ी से हालात कमजोर हैं और उनके अंदर तुम्हारे को राज करने के अंदर आसानी रहेगी, आसानी से तुम लोग उस इलाके को जीत लोगे। तो उसके बाद 1465 के अंदर ये लोग चले जाते हैं बीकानेर की तरफ। लिखो इनका राज 1465 से लेके 1504 तक, 1465 से 1504 तक। 1504 में इनकी डेथ हो जाती है। पिताजी का नाम जोधाजी, मम्मी का नाम नौरंग दे। पिताजी हैं जोधाजी, माता का नाम है नौरंग दे। ये जब बीकानेर की तरफ आते हैं तो 1465 में सबसे पहले जांगलू को जीतते हैं। ही वॉन जांगलू इन जांगलू, जांगलू इन 1465। 1465 में इन्होंने जांगलू को जीता, 1465 में इन्होंने जांगलू को जीता विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल कांदल एंड ब्रदर बीदा। अपने भाई बीदा व चाचा कांदल की मदद से, अपने भाई बीदा, भाई तो है बीदा और चाचा है कांदल, कांदल की मदद से इन्होंने जांगलू को
जीत लिया। उसके बाद भाई का नाम बीदा, उनसे जो नया वंश आया उनको कहा जाता है बीदावत। इन्होंने बाद में 1472 में कोडम देसर को जीता। ही वोन कोडम देसर इन 1472। कोडम देसर, कोडम देसर 1472। जब कोडम देसर जीता तो इन्होंने यहां पर बेरूजी का मंदिर बनाया। कंस्ट्रक्टेड टेम्पल ऑफ बेरूजी, बेरूजी का मंदिर बनवाया। तो बताओ कोडम देसर का जो बेरूजी का मंदिर है किसने बनवाया? बीकाजी ने बनवाया। किसने? वो अलग है सारे के सारे, ठीक है ना, वो आते जाएंगे धीरे धीरे वन बाय वन। अभी कोडम देसर वाला कौन बनवाएंगे? बीकाजी बनवाएंगे। 1472 में जीत लेंगे, उसके बाद में ये बना लेंगे। बाद में क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पहले जाते हैं करनी माता के पास में। करनी माता इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम जाओ और तुम्हारे को राज मिलेगा। करनी माता देख लेते हैं कि ये पुरुषार्थी व्यक्ति है, हर हाल के अंदर इनको राज चाहिए और कितनी भी मेहनत इनके द्वारा की जा सकती है। और जैसा जैसा करनी माता कहा करते थे वैसा कहना माना करते थे बीकाजी, कांदल जी और बीदाजी। तो उन्होंने कह दिया कि बेटा तुम्हारे को राज मिल जाएगा, तुम बस मूव ऑन करो। उसके बाद में क्या होता है कि 1485 के अंदर बीकानेर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पे देखते हैं टीले पर एक शेर और बकरी की लड़ाई हो रही है। तो इन्होंने देखा कि मेरा जो साम्राज्य है मुझे यहीं पे बसाना चाहिए, क्योंकि शेर का सामना एक बकरी कर रही है। मतलब जब बकरी के अंदर इस भूमि के कारण इतनी ज्यादा हिम्मत है तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने राज बचाया तो कोई भी व्यक्ति हमारे पे कितनी से बड़ी शक्ति भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हमारा राज छीन नहीं सकता, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर ही पावर है। तो जैसे बकरी में पावर आई वैसा हम तो वैसे भी शेर हैं, तो शेर में सवा शेर हो जाएंगे, ठीक है। तो बीकानेर की इन्होंने नींव रख दी 1485 में। लिखो, ही लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ बीकानेर गढ़ एट रती घाटी इन 1485। इन्होंने बीकानेर गढ़ की नींव 1485 में रती घाटी स्थान पर रखी। रती घाटी तो पुराना नाम बीकानेर गढ़ है वहां उस इलाके का, रती घाटी। इन्होंने बीकानेर गढ़ की नींव 1485 में रती घाटी स्थान पर रखी। उसको बीकाजी की टेकड़ी कहते हैं, बीकाजी की टेकड़ी, बीकाजी की टेकड़ी, बीकाजी की टेकड़ी। ही लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ बीकानेर गढ़ एट रती घाटी इन 1485। 1485 में इन्होंने रती घाटी पर बीकानेर गढ़ की नींव रखी और जहां पर बीकाजी रहा करते थे उस जगह को कहा जाता है बीकाजी की टेकड़ी। बाद के अंदर 12 अप्रैल 1488 को इन्होंने उस गढ़ के आसपास के चारों तरफ एक बीकानेर शहर बसा दिया। लिखो, ही एस्टैब्लिश्ड बीकानेर सिटी ऑन 12 अप्रैल 1488। 12 अप्रैल 1488 को इन्होंने बीकानेर शहर बसाया। जिस दिन शहर बसाया उस दिन था आखा तीज का त्योहार, बैसाख तृतीया। लिखो, आखा तीज को, इसीलिए बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है आखा तीज को। और बीकानेर में जो पतंगे उड़ाई जाती है वो भी आखा तीज को उड़ाई जाती है। तो बीकानेर का स्थापना दिवस आखा तीज, आखा तीज, आखा तीज। एक अबूझ सावा भी होता है जिस दिन अपने को मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़े, वो अबूझ सावा, बिना बूझे सावा निकाल लिया जा सकता है, ठीक है। उसी दिन बीकानेर की स्थापना भी हुई थी। अब जब बीकानेर की स्थापना हुई उससे पहले यहाँ पे दो जाट आपस में लड़ा करते थे। एक तो गोदारा थे, पांडु गोदारा, दूसरा थे पुल्ला सारण। उन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। तो बीकाजी ने पांडु गोदारा का सपोर्ट किया और पांडु गोदारा का सपोर्ट करके सारणों पे जीत दर्ज कर ली। उसके बाद में क्या होते हैं कि जो गोदारा और सारण है दोनों के दोनों बीकाजी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। फिर वहां पे एक प्रथा चली कि जब जब बीकानेर के अंदर कोई नया राजा बनेगा उस राजा का जो राज्याभिषेक है वो किया जाएगा गोदारा जाटों के द्वारा। लिखो, ही सपोर्टेड पांडु गोदारा इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट पुल्ला सारण। ही सपोर्टेड पांडु गोदारा, पांडु गोदारा इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट पुल्ला सारण, पुल्ला सारण।
कुल्ला सारण। ठीक है, तो सारण और गोदारा के बीच में लड़ाई चलती थी। उस लड़ाई में बीकाजी ने किसका सपोर्ट किया? पांडु गोदारा का। तो बताओ अब बीकानेर के अंदर कौन सा जाट वंश है जो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक करता है? पांडु गोदारा का वंश। लिख लो, गोदारा कोरोनेटेड, गोदारा कोरोनेटेड द रूलर्स ऑफ बीकानेर। गोदारा कोरोनेटेड द रूलर्स ऑफ बीकानेर। बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक गोदारा करते हैं। बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक गोदारा करते हैं। ये करनी माता के उपासक थे। ही वाज वर्शिपर ऑफ करनी माता एंड करनी माता इज द फैमिली गॉडेस ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है करनी माता। वैसे राठौड़ है तो उनकी कुलदेवी रहेगी नागडेचिया माता, बीकानेर की स्पेसिफिकली रहेगी करनी माता। और जो करनी माता है उन्होंने ही नींव रखी थी जब बीकाजी के पिताजी जोधाजी ने मेहरानगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, तो पिताजी में भी मान्यता थी, बेटे में भी मान्यता है। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता भी हम लोग बता सकते हैं। लिख लो इसको भी, कुलदेवी ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर करणी माता। इनको कहा जाता है पितृभक्त राजा। लिखो, पितृभक्त रूलर। जैसे इनके पिता आज्ञा दे देते थे उस आज्ञा को ये किसी भी हाल में अवहेलना नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे रूलर देखे हैं जो पितृहंता रूलर भी हैं। कौन कौन थे पितृहंता रूलर? मालदेव क्या है? पितृहंता रूलर थे। कोई और भी था बाद के अंदर? उद्दा नहीं था। उद्दा तो है मेवाड़ के अंदर। राठौड़ों में भी है कोई? बखत सिंह। बखत सिंह ने भी अपने पिताजी की हत्या कर दी थी। तो बखत सिंह और मालदेव दो हैं पेट्री साइडल रूलर, और ये पितृभक्त के पिताजी ने कह दिया मतलब फिट एंड फाइनल है। आगे लिखो, पुग्गल के राव शेखा ने अपनी बेटी का विवाह, पुग्गल के राव शेखा ने अपनी बेटी का विवाह बीकाजी के साथ किया। द रूलर ऑफ पुग्गल मैरिड हिज डॉटर टू राव शेखा। द रूलर ऑफ पुग्गल राव शेखा मैरिड हिज डॉटर टू बीकाजी। द रूलर ऑफ पुग्गल राव शेखा मैरिड हिज डॉटर टू बीकाजी। अब क्या है कि यहाँ पर भाटी ऑलरेडी थे, तो जब बीकाजी यहाँ पे जाते हैं तो भाटी इनका थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस इलाके के अंदर मत आओ। उस दौरान क्या होता है, भाटियों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब कोडम देसर में ये जीत दर्ज कर रहे थे उस दौरान भी भाटियों के साथ इनकी लड़ाई होती है। बाद के अंदर करनी माता जो राव शेखा है पुग्गल के, उनको समझाते हैं कि लड़ने के अंदर कोई फायदा नहीं, एक काम करो कि इनसे बढ़िया आपको जमाई नहीं मिलेगा, तो बीकाजी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, तो ये तो जीतेगा हर हाल के अंदर। तो एक काम करो, आप दोनों रिलेटिव बन जाओगे, फिर आपको एक्सेप्टेबिलिटी भी हो जाएगी कि मेरे ही जमाई के द्वारा कोई साम्राज्य जीता जा रहा है। तो करनी माता में इन दोनों के बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दूर करवाया था। ओके, तो राव शेखा के पुत्री का विवाह कौन से राजा के साथ हुआ था? बीकाजी के साथ हुआ था। कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिखो, इनका अंतिम आक्रमण रेवाड़ी के विरुद्ध था। हिज लास्ट अटैक अगेंस्ट रेवाड़ी। रेवाड़ी पास में पड़ता है, हरियाणा के अंदर एक रेवाड़ी जगह है, उस रेवाड़ी पे इन्होंने लास्ट अटैक किया था। उसके बाद इनकी 1504 के अंदर डेथ हो जाती है। और इनका जो उत्तराधिकारी बनता है वो है नरा। हेयर कौन है इनके? नरा। लिखो, हेयर, नरा। नरा इनके हेयर थे, नरा इनके हेयर है। तो ये थे हमारे बीकाजी। बीकाजी के बाद आते हैं राव लूणकरण। लिखो, राव लूणकरण। नरा की डेथ हो जाती है तो उनके जो भाई होते हैं उनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव लूणकरण, लूणकरण का अब राज रहेगा। अब जो लूणकरण है ये 1505 से लेके 1526 तक राज करेंगे। 1505 टू 1526, 1505 1526 तक इनका राज रहेगा, क्योंकि साल भर तक नरा भी वहां पे शासन करते हैं, उसके बाद में ही आ जाते हैं। लूणकरण भी किसके बेटे? बीकाजी के बेटे। लेकिन बीकाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? नरा बना था। लिखो, ही डिफीटेड
राव जयश्री ऑफ जैसलमेर। इन्होंने जैसलमेर के राव जयश्री को हराया था। बीकानेर में भी एक जयश्री आएंगे, लेकिन पहले जैसलमेर में भी एक जयश्री थे, उनके साथ में लड़ाई हुई। बीकानेर और जैसलमेर की सीमाएं आपस में मिलती है, तो जैसलमेर वाले अपना राज आगे बढ़ाना चाहते थे, बीकानेर वाले राज आगे बढ़ाना चाहते थे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो राव जयश्री को हराया किसने? लूणकरण ने हराया। ठीक है, देखो इन्होंने फतेहपुर और चाइलवाड़ा जीता। ही वॉन फतेहपुर एंड चाइलवाड़ा। ही वॉन फतेहपुर एंड चाइलवाड़ा। फतेहपुर, फतेहपुर नहीं, फतेहपुर, फतेहपुर एंड चाइलवाड़ा। चाइलवाड़ा, ही वॉन फतेहपुर एंड चाइलवाड़ा। इन्होंने 2 जगह जीत ली। लिखो, फिर बीकानेर के अंदर एक मंदिर बनाएंगे। लिखो, ही कंस्ट्रक्टेड लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट बीकानेर। इन्होंने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। ही कंस्ट्रक्टेड लक्ष्मी नारायण मंदिर एट बीकानेर। तो बताओ, कोडम देशन में भैरू जी का मंदिर किसने बनाया? बीका जी ने बना दिया था। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनाया? लूणकरण ने बना दिया। तो मंदिर बनाएंगे तो इन्हें कहा जाएगा कलयुग का करण। लिखो, इन्हें बीटू सुजा ने, इन्हें बीटू सुजा ने अपनी किताब राव जेतसिरो छंद में कलयुग का करण कहा है। इन्हें बीटू सुजा ने अपनी किताब राव जेतसिरो छंद में कलयुग का करण कहा है। ही इज कॉल्ड करण ऑफ कलयुग। ही इज कॉल्ड करण ऑफ कलयुग इन He is called Karan of Kalyug by Bitu Suja in his book Rao Jetsiro Chand। राव जयसिरो। बताओ, राव जयसिरो छंद लिखी किसने? अब जो राव जयसिरो छंद है, ये बीकानेर वाले जेतसी हैं, जिनकी पाहेबाजी युद्ध के अंदर डेथ हो जाएगी। मालदेव पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था। ये जेतसी अलग है। तो बताओ, जेतसी को हराया जिसने था? जैसलमेर वालों को लूणकरण ने हराया था। लिखो, करमचंद्र, करमचंद्र वंशोत्कृत नाकम। लिखो, करमचंद्र वंशोत्कृत नाकम काव्यम। लिखो, वंशोतनम, वंशोतनाकम, वंशोतनम नहीं, वंशोतनाकम काव्यम, काव्यम। करमचंद्र वंशोतनकम काव्यम में इनकी तुलना करण से की गई है। लिखो, में इनकी तुलना करण से की गई है। कंपेयर्ड टू कर्ण, कंपेयर्ड टू कर्ण इन करमचंद्र वंशोत कीर्तनाकम, करमचंद्र वंशोत कीर्तनाकम, कीर्तनाकम, करमचंद्र वंशोत कीर्तनाकम, हाँ कीर्तनाकम, कीर्तनाकम काव्यम। करमचंद्र वंशोत कीर्तनाकम काव्यम में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। कंपेयर टू कर्ण इन कर्णमचंद्र वंशोत कीर्तनाकम काव्यम। अब लिखा किसने? ये जय सोम ने। लिखो, इनके रचयिता। जब भी ये सवाल आएगा तो इस किताब का नाम तो लिखा हुआ आ जाएगा और अपने को इसे लेखक का नाम लिखना है। उनका नाम है जय सोम। जय सोम, जय सोम नाम के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने भी इनकी तुलना की है कर्ण से। जब हम लोग जयपुर पढ़ेंगे तब इनके बारे में और बात आएगी कि इनको क्यों कलयुग का कर्ण कहा जाता था। खूब सारा दान दिया करते थे ये। कोई भी व्यक्ति इनके पास में खाली हाथ नहीं जाता था। जो व्यक्ति आता वो कुछ ना कुछ लेके ही जाता। ठीक है, कि मुझे चाहिए गाड़ी, चाहिए ये गाड़ी ले जाओ। ठीक है, घोड़ा चाहिए घोड़ा भी ले जाओ, पैसा चाहिए पैसा भी ले जाओ, जो चाहिए वो सब कुछ ले जाओ।
सुबह सुबह करण की तरह ये भगवान सूर्य को जल चढ़ाया करते थे, उसके बाद में खूब सारा दान दिया करते थे। हो गया। नेक्स्ट लिखो फिर राजा राव जेत सिंह। राव जेत सिंह, राव जेत सिंह, राव जेत सिंह। तो बताओ ये कब? 26 से लेके 42 तक, 26 से लेके 42 तक राव जेत सिंह। तो पहले भिकाजी आते हैं 65 से लेके 4 तक, बाद के अंदर नरा रहते हैं 5 से लेके 26 तक आते हैं लूणकरण, 26 से लेके 42 तक रहेंगे राव जेत सिंह। अब राव जेत सिंह के बारे में खास बात यह है कि पहले पहले ये खूब लोगों की मदद करते हैं। तो पहली मदद करेंगे जिसकी? राणा सांगा जी। लिखो हेल्प्ड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। तो 1527 में जो लड़ाई होती है खानवा की, बाबर वर्सेस राणा सांगा, उसके अंदर राणा सांगा ने अलग अलग राजाओं को पाती भेजी थी। पाती पर्वण कहते हैं उसे। तो पाती पर्वण के अंदर बीकानेर से राव जेत सिंह ने अपने बेटे कल्याणमल को इस युद्ध में भेजा था। लिखो ही हेल्प्ड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। इन्होंने राणा सांगा जी खानवा जी युद्ध में मदद की। और ये खानवा की लड़ाई कब हुई? 1527 में। इट वॉज द बैटल बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। हु वॉन? बाबर वॉन। लिखो एंड राव गंगा ऑफ जोधपुर। राणा सांगा जी भी मदद की और जो जोधपुर के राजा है गंगा, उनकी भी मदद कर दी थी। अब गंगा के पास में 2 ही ठिकाने थे, एक तो सोजत था, एक था जोधपुर। तो उनमें बचाने के अंदर राव जेत सिंह ने उनकी मदद करी थी। ओके। बाद के अंदर गंगा के जो बेटे हैं मालदेव, वो इनकी हत्या कर देते हैं। लिखो बैटल विथ कामरान। कामरान के साथ में युद्ध, बैटल विथ कामरान। बात है 1534 की। 1534 के जमाने में क्या होता है कि बाबर की डेथ हो चुकी है। अब बाबर के बेटे हैं कामरान और हुमायूं। हुमायूं को मेन राज मिल गया। तो कामरान उस जमाने के, जब बाबर की डेथ होती है तो उस जमाने के अंदर लाहौर में थे। तो कामरान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही हिंदुस्तान की जो मुगलिया सल्तनत है उसका बादशाह हूं और बाबर का असली उत्तराधिकारी मैं हूं। उसके बाद में लाहौर कब्जा लिया। लाहौर कब्जाने के बाद में कामरान ने अटैक किया भटनेर पर। भटनेर अर्थात हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अटैक करने के बाद में आगे वाला जो इलाका आता है वो है रत्ती घाटी का इलाका, अर्थात बीकानेर का इलाका। इस इलाके के अंदर अटैक किया जाता है। जब अटैक किया जाता है उस दौरान क्या होता है कि राव जेत सिंह किला छोड़ जाते हैं। ये खेत सिंह खांदल नाम के व्यक्ति होते हैं, उनको किलेदार बना जाते हैं। तो कामरान और खेत सिंह खांदल के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के अंदर कामरान जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, पीछे से अटैक कर दिया जाता है राव जेत सिंह के द्वारा। राव जेत सिंह चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, क्योंकि कामरान अटैक कर रहा है किले पर, किले के अंदर है खेत सिंह खांदल, और वापिस चारों तरफ से घेर लिया गया जेत सिंह से। यानी एक टेक्निक से युद्ध लड़ा गया। उसके अंदर कामरान की हार हो जाती है और जेत सिंह की जीत हो जाती है। लिखो इसको, बैटल विथ कामरान 1534। कामरान टुक लाहौर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद कामरान ने, बाबर की मृत्यु के बाद कामरान ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। बाबर की मृत्यु के बाद कामरान ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। कामरान टू कंट्रोल ऑफ लाहौर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर एंड ही डिफीटेड राव खेत सिंह ऑफ भटनेर। एक जो भटनेर के खेत सिंह है, इधर तो है जेत सिंह, उधर कौन है? खेत सिंह है उनका नाम, खेत सिंह। इधर कौन है? जेत्र सिंह। तो भटनेर के खेत सिंह को हराया एंड ही डिफीटेड खेत सिंह ऑफ भटनेर। तो भटनेर के खेत सिंह को हराया एंड अटैक्ड बीकानेर, एंड अटैक्ड बीकानेर बट लॉस्ट, लेकिन हार गया। इस युद्ध में बीकानेर का किलेदार, किलेदार कौन है? खेत सिंह खांदल। किलेदार लिख लो, खेत सिंह खांदल। बीकानेर के किलेदार है खेत सिंह खांदल। खेत सिंह खांदल, खेत सिंह बीकानेर के किलेदार है। लिखो इसे, रत्ती घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध? रत्ती घाटी का, बैटल ऑफ रत्ती घाटी। तो बैटल ऑफ रत्ती घाटी वाज फॉट बिटवीन कामरान एंड राव जेत सिंह, एंड इन दिस बैटल राव जेत सिंह won the battle and helped by खेत सिंह खांदल।
अब ये जानकारी अपने को मिलती है अलग अलग किताबों से। लिखो सोर्स, कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमारे को ये जानकारी मिलती है। पहला सोर्स सबको पता है, राव जेसिरो छंद। लिखो सोर्स, स्रोत है राव जेसिरो छंद। किसने लिखा? बीटू सुजा ने, बीटू सुजा, बीटू सुजा, राव जेसिरो छंद लिखा इन्होंने। इन्होंने किताब लिख दी है राव जेसिरो छंद। एक लिखो साख के गीतों, साख के गीतों, साख के गीतों, इससे भी जानकारी मिलती है। साख के गीतों, गीतों से अपने को ये जानकारी मिलती है। फिर लिखो दूसरी लड़ाई, बैटल ऑफ पाहेवा। पाहेवा की लड़ाई कब होगी बताओ? 1541 में। किसके साथ में? मालदेव। लिख लो फटाफट फिर, जब अपने ने देख रखा है तो। बैटल ऑफ पाहेवा, बैटल ऑफ पाहेवा, पाहेवा। ये लड़ाई रहेगी किनके बीच में? वर्सेस जेत्सी वर्सेस, जेत्सी वर्सेस मालदेव। हु वॉन? मालदेव वॉन। और हु डाई? जेत्सी डाइड। बस ऐसे लिख लो, जैसे कि मृत्यु। ये लड़ाई हो गई हमारी कौन सी? और क्या होता है इसका परिणाम? मालदेव ऑक्यूपाइड बीकानेर। ये ऑक्यूपाइड बीकानेर, बीकानेर कब्जा लिया इसने, बीकानेर इसके द्वारा कब्जा लिया जाता है। कब्जा लिया जाता है, राव जैसी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में राव जैसी के बेटे आएंगे नए, राव कल्याणमल। लिखो कल्याणमल। नए व्यक्ति कौन? कल्याणमल आएंगे अभी यहां पर। कल्याणमल का साम्राज्य रहेगा 44 से लेके 74 तक। लिखो कल्याणमल, कल्याणमल। 1544 में कौन सा युद्ध चलाएगा इनको? गिरी सुमेर, जेतारण का युद्ध। पता है, हम लोगों ने बीकानेर देखा था। इसमें क्या होता है कि जब राव जैसी की डेथ हो जाती है, मालदेव के द्वारा मार दिए जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि कल्याणमल और एक उनके भाई है भीम, ये दोनों चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास में। और उधर से मेड़ता से आए हैं वीरमदेव जी। तो ये सारे के सारे पहुंच गए शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी को इनवाइट करते हैं कि अगर हिंदुस्तान का साम्राज्य चाहते हो तो आपको जोधपुर को कब्जाना पड़ेगा, तो जोधपुर पे अटैक करो। तो दोनों सेना एक जगह इकट्ठा हो जाती है जोधपुर की ओर। शेरशाह सूरी की जगह का नाम है जेतारण। गिरी सुमेल वाली लड़ाई होती है, जिसके अंदर मालदेव की तरफ से तो आते हैं कुंपा जी और जेता जी, जेता और कुंपा। और शेरशाह सूरी की तरफ से आते हैं वीरमदेव जी, कल्याणमल और जलाल खान जलवानी, जो लास्ट के अंदर उनकी मदद करते हैं। फिर ये जीते, हारते हारते जीत जाता है शेरशाह। तो शेरशाह सूरी के द्वारा एक बात कही जाती है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो वो लड़ाई थी गिरी सुमेल की। जब गिरी सुमेल की लड़ाई हो जाती है, शेरशाह सूरी के द्वारा मेहरानगढ़ पे कब्जा कर लिया जाता है, मालदेव चले जाते हैं सिवाना। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेड़ता वाला इलाका, ये तो मिल गया वीरमदेव जी को, और बीकानेर का इलाका मिल जाता है कल्याणमल को। इसीलिए 1544 से राज शुरू होता है कल्याणमल का। तो बताओ 42 से लेके 44 के बीच में बीकानेर का राज किसके पास रहा? जोधपुर वालों के पास में, मालदेव के पास में रहेगा। ठीक है, चलो लिखो फिर। ऑक्यूपाई बीकानेर आफ्टर बैटल ऑफ गिरी सुमेल। गिरी सुमेल की लड़ाई के बाद बीकानेर पर अधिकार किया। गिरी सुमेल की लड़ाई अपने को याद रहनी चाहिए 1544 में हर हाल में। और 1644 में कौन सी लड़ाई हुई थी? मतीरे की लड़ाई, मतीरारी राड़। लिखो ऑक्यूपाई बीकानेर आफ्टर बैटल ऑफ गिरी सुमेल 1544। हिज ब्रदर भीम हेल्प्ड हिम। इनके भाई भीम ने इनकी मदद की। भीम ने ही शेरशाह सूरी को कहा था कि आप लड़ाई लड़ने के लिए आइए यहां पर। इसीलिए भीम को कह दिया जाता है गई भोमरो भाड़ू। लिखो, हिज ब्रदर भीम इज कॉल्ड एज गई भोमरो भाड़ू। गई भोमरो भाड़ू।
गई भोमरो पहाड़ू। तो दोनों भाई हैं, राज वापिस ले लेंगे। अब क्या होता है, एक कहानी और जुड़ी हुई है कल्याणमल के साथ में। कल्याणमल का राज चल रहा है 1574 तक। अब क्या होता है कि अकबर का जन्म हो गया अमरकोट में, हुमायूं का राज वापिस आ जाता है इस इलाके के अंदर। बाद के अंदर अकबर ऑक्यूपाई कर लेता है दिल्ली की बादशाहत, जब उसके द्वारा हेमू को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हरा दिया जाता है। अकबर अभी छोटे हैं तो उनका राजगाह संभाला करते थे बैरम खान। एक दिन अकबर बड़े हो जाते हैं, कहते थे बैरम खान जी अब आप जाइए मक्का मदीना की यात्रा पे। बैरम खान पैदल ही रवाना होते हैं, जैसे इस बार सिहाब रवाना हो चुके हैं मक्का के। केरल से एक डॉक्टर हैं जो कि जा रहे हैं मक्का की यात्रा पे, पैदल ही जा रहे हैं, देखा इंस्टाग्राम पे। वैसे ही बैरम खान रवाना हो जाते हैं पैदल ही यात्रा पे। पैदल पैदल जा रहे होते हैं, पैदल तो नहीं जाते, घोड़ों और पैदल सब कुछ सारे जो सामान के साथ में जा रहे होते हैं। तो जाते 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 इस इलाके से, यानी पहले बीकानेर आएगा, बीकानेर के बाद पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर सऊदी अरबिया होके वो पहुंच जाएंगे मक्का मदीना। अब क्या होता है कि जब बैरम खान बीकानेर से गुजर रहे थे तो कुछ दिन कल्याणमल के यहाँ पे ठहरे थे। लिखो, बैरम खान स्टेड एट बीकानेर। यानी कौन से राजा थे जब बैरम खान बीकानेर के अंदर आए थे? कल्याणमल राजा थे। यानी कल्याण, यानी अकबर ने तो उनको कह दिया था कि बाबू साहब जाओ आप, फतुहा नहीं है कि अब मैं राज संभाल लूंगा, ठीक है। तो वैसी हालात हुई थी बैरम खान के साथ में, वो रह जाइए मिडाइवल हिस्ट्री में जो भी रहेगा। बैरम खान स्टेड एट बीकानेर, राजा कौन है? अब क्या होता है कि बाद के अंदर पहले तो इन्होंने शेरशाह सूरी की हेल्प करी और उनसे हेल्प ली भी। बाद के अंदर कल्याणमल ही एक पहले राजा होते हैं बीकानेर के, जो कि मुगलों के साथ में संधि करते हैं, मुगलों की जो प्रभु सत्ता होती है उसको स्वीकार करते हैं और उनके साथ में विवाह संबंध स्थापित करते हैं। He was the first ruler of Bikaner who accepted the supremacy of Mughals. He was the first ruler of Bikaner who established marital relations with the Mughals. लिखो, he was the first ruler of Bikaner who accepted supremacy of Mughals. ये बीकानेर के प्रथम राजा है जिन्होंने मुगलों की प्रभुता स्वीकार की और उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किए। एंड एस्टैब्लिश्ड मैरिटल रिलेशंस, एंड एस्टैब्लिश्ड मैरिटल रिलेशंस। और कब करते हैं प्रभु सत्ता स्वीकार? नागौर दरबार। लिखो, नागौर दरबार कब का? 1570 का। बताओ किस लिए गए थे अकबर? ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम के तहत गए थे। कौन सा तालाब बनाया? शुक्र तालाब बनाया। तो बताओ बीकानेर से कौन आया? कल्याणमल। जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह। चंद्रसेन भी आए थे लेकिन उनकी बात बनी नहीं। और जैसलमेर से कौन आए थे? हरराज। तो बस इनको याद रखना, रिवाइज होते जाएंगे, आप कनेक्टिंग बैठ रही है। यानी बाद के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारे राजे महाराजे जितने भी इतने फैक्ट्स हैं सारे अंदर आपस में जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो जाल बन जाएगा। जाल बन जाएगा तो जैसे ही बाद के अंदर जो ट्यूशन रूपा गेंद आएगी अपने जाल के अंदर फंस जाएगी, हम उसका जवाब दे देंगे। तो जाल बनाना है अपने को कि कोई सा भी सवाल अपने नजरों से नहीं दूर जा पाए। नजरों से तो दूर नहीं जाएगा, उसका हल भी हमारी जो इंद्रिय नजरें हैं उनके द्वारा भी सोल्व कर दिया जाए। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब इनके बेटे हैं, दोनों के दोनों बेटे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लिखो सन। अब इनके सन कौन कौन है? एक बेटे रहेंगे जिनका नाम लिखो राय सिंह, उनको तो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरे बेटे हैं पृथ्वीराज। पहला लिखो राय सिंह। अब नागौर दरबार के अंदर जब कल्याणमल गए थे तो अपने कौन से बेटे को लेके गए थे? राय सिंह को। यानी ये राय सिंह भी अकबर के दरबार में रहेंगे। उनके अलावा दूसरा बेटा है पृथ्वीराज, वो भी किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहेंगे। और दोनों के दोनों ही अकबर के बहुत ज्यादा खास थे, ठीक है। लिखो इनकी डेथ 1574 में। इनकी डेथ कब होती है? 1574 के अंदर। 1574 में इनकी डेथ हो गई। अब लिखो स्पेशल पृथ्वीराज, क्योंकि पृथ्वीराज राजा नहीं बने लेकिन उनका हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रेलिवेंस है और हमारे सवालों में भी रेलिवेंस है। और अगर जब हम लोग राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इतिहास के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानना जाते हैं। इसके अलावा इतिहास में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज भी हुए जो राणा सांगा के भाई थे। एक इतिहास में पृथ्वीराज राठौड़ हैं जो बीकानेर से हैं,
पिता का नाम जिनके कल्याणमल है, भाई का नाम राय सिंह है, अपने आप में खुद की आइडेंटिटी भी वो रखते हैं। तो लिखो पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ का जब भी नाम आता है तो एक किताब का नाम इनके साथ में जुड़ा हुआ है, जिस किताब का नाम है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। लिखो बेली कृष्ण रुक्मणीरी। पहले इनकी किताबें लिखते हैं, बाद में इनकी अन्य बातें लिखें। बेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखो, लिख लो इसको। बेली हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में आसानी से लिखा जाएगा। बेली कृष्ण, कृष्ण रुक्मणीरी, रुक्मणीरी, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। इस किताब के अंदर 305 पद है। लिखो पद्य में या गद्य में, ये पद्य के अंदर है। लिखो 305 पद्य, 305 पद्य। पद्य और गद्य दो भाषा शैलियां होती है कुछ भी राइटअप लिखने की। तो पद्य होता है दोहे फॉर्म के अंदर, ये जैसे हम लोग राइम बना के लिखते हैं उस टाइप का सा, ठीक है। पद्य फॉर्म के अंदर है। कितने खंड है टोटल? 305 पद्य हैं इसके अंदर, और खंडों में लिखी गई है ये। अब इस किताब में जो कहानी है वो है कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की। किस प्रकार से रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को इनवाइट किया, बाद में कृष्ण जी किस प्रकार से जाते हैं और रुक्मणी जी को विवाह के लिए लेके आ जाते हैं, लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है ना। शिशुपाल का बाद में वध हो जाएगा, हो जाएगा। लिखो इन्होंने ये किताब लिखी थी 1580 में। कब लिखी? 1580 में। इस किताब के बारे में लिख लेते हैं। एक तो 1580 में किताब लिखी, कहां पर बैठ के लिखी? गागरोन फोर्ट। लिखो वेरी गुड। अब दीपेश आ गया तो जवाब बताएगा। गागरोन फोर्ट। अब ये गागरोन फोर्ट जागीर में किसको मिला था? पृथ्वीराज को। दिया किसने था? अकबर ने गागरोन। और बताओ भाषा कौन सी रहेगी? डिंगल, डिंगल भाषा में, जो पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। द लिटरेचर लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इज डिंगल एंड द लिटरेचर लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न राजस्थान इज पिंगल। डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा की दो। गुड, मजा आ गया आज तो कुरान को, है ना। आज तो समझ में आ रहा है। तो वापिस बोलो कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल। बस ऐसे यही सवाल आते हैं अपने एग्जाम में, कोई भारी सवाल नहीं आते, सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो पास करना आसान है, कर जाएंगे किसी भी हाल के अंदर। बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हमारे को बोलना आता है मतलब हम लोग एग्जाम पास कर लेंगे, लिखना आता है मतलब एग्जाम पास कर लेंगे, सही ढंग से हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम पास कर लेंगे। कंसंट्रेशन है, एग्जाम पास कर लेंगे। लेट नहीं आएंगे तो एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है। लेट नहीं आना होता है, टाइम टू टाइम। नो मीन्स नो मीन्स नो। समझ में आ गया? लिखो फिर इसके बारे में लिखते चलो। क्या क्या बातें लिखी? बेली कृष्ण रुक्मणी 1580 में गागरोन किले में डिंगल भाषा में 305 पद्य हैं। लिखो अकबर ने इन्हें गागरोन किला जागीर में दिया। अकबर गेव हिम गागरोन एज जागीर। तो अकबर एक और नौरत्न से मिले थे गागरोन के किले में, नाम बताओ। अबुल फजल के भाई हैं। अबुल फजल से नहीं, नाम बताओ। फैजी। वेरी गुड, फैजी से मिले थे और गागरोन किला दे दिया था पृथ्वीराज को। अब इस किताब के बारे के अंदर कहा गया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। दुर्सा आड़ा ने कहा है कि ये पांचवा वेद है और 19वां पुराण है। लिखो दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। दुर्सा आड़ा कॉल्ड इट, लिखो नाम उनका, दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा, आड़ा कॉल्ड इट 5th वेद एंड 19th पुराण। यानी 4 वेद हैं तो 5वां वेद आ गया बेली कृष्ण रुक्मणी। 18 पुराण है तो 19वां पुराण आ गया बेली कृष्ण रुक्मणी। बाद में आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने कहा कि इसके अंदर 10,000 घोड़ों की शक्ति है। लिखो कॉल्ड इट 5th वेद एंड 19th पुराण। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। बाद के अंदर जब कर्नल जेम्स टॉड आते हैं तो वो कहते हैं इसमें 10,000 घोड़ों की शक्ति है। लिखो एज पर कर्नल टॉड इट हैज 10,000 हॉर्स पावर।
किताब के अंदर पढ़ने के बाद में व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो 10,000 घोड़ों के बराबर दौड़ने लग जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर हिम्मत वाली, हिम्मत नहीं होती तो कृष्ण जी लेके आ सकते थे रुक्मणी जी को, नहीं ला सकते थे। तो व्यक्ति के अंदर जोश आता है, लड़ाई करने का जोश आता है, पुरुषार्थ बनने का जोश आता है, अपना जो है उसको लाने का जोश आता है। ठीक है, तो पढ़ाई से जोश आता है। तो आपको हॉर्स पावर लेने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं होती। जब हम लोग हॉर्स पावर बाहर वाला लेके आते हैं तो करंट से सुनपात में चले जाते हैं। ठीक है, और जब किताबों का हम लोग हॉर्स पावर लेते हैं तो वास्तव के अंदर हम लोग मशीन बन जाते हैं। बनते ही नहीं बनते? मशीन मतलब यहाँ पे ताकतवर, जो यानी जो काम करवाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हमारे द्वारा किया जा सकता है। तो एक बार वेली कृष्ण रुक्मणी पढ़ लो, कितने घोड़ों की पावर आ जाएगी? 10,000 घोड़ों की पावर आ जाएगी। अब देखो अपने घर पे कितनी मोटर होती है? 1 हॉर्स पावर की, 1 HP की मोटर होती है, पानी को टंकी पे चढ़ा देती है। तो यहाँ पे वेली कृष्ण रुक्मणी के अंदर कितना पावर? 10,000 घोड़ों का पावर है। तो भगवान श्री कृष्ण के बराबर पावर लेके आनी है तो अपने को वेली कृष्ण रुक्मणी पढ़नी होगी, जो लिखी गई थी 1580 में। लिखी थी पृथ्वीराज ने, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में, गागरोन के किले में बैठ के लिखी थी। 300 पाद 5 पद्यों के अंदर लिखी थी। लिख दिया। बाद के अंदर एक व्यक्ति आते हैं LP टेस्टोटरी, उन्होंने पृथ्वीराज को डिंगल का होरेस कहा है। लिखो, एज पर LP टेस्टोटरी पृथ्वीराज राठौड़ इज होरेस ऑफ डिंगल। एक फेमस कवि हुए हैं रोम के अंदर होरेस, तो उनके नाम का बराबर बता दिया कि डिंगल का होरेस कौन है? डिंगल के होरेस, डिंगल का होरेस एज पर LP टेस्टोटरी, LP टेस्टोटरी, टेस्टोटरी इटली के थे, राजस्थान में ही रहने लगे थे, बीकानेर में रहे थे। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज डिंगल के होरेस है। यही व्यक्ति है जिन्होंने 1917 में इस वेली कृष्ण रुक्मणी का पब्लिकेशन किया था। लिखो, पब्लिश किया था इसे इन्होंने 1917 में वेली कृष्ण रुक्मणी को पब्लिश किया या प्रकाशित किया। He published this book in 1917. He published this book in 1917. इन्होंने इस किताब को 1917 में प्रकाशित किया था। अब ये बातें तो हो गई वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में। अब इनके जो किस नाम से किताबें लिखा करते थे, जैसे हरिवंश राय का नाम बच्चन नाम से लिखा करते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से लिखा करते थे। एक नाम होता है पीछे पीछे, होता है नहीं होता? तो वैसे महेश भट्ट नहीं, महादेव वर्मा किस नाम से लिखा करते थे? यानी एक निक नेम से भी व्यक्ति लिखता है, लिखते नहीं लिखते? यानी कि व्यक्ति जैसे बच्चन है, निराला है, वैसे ही इनका क्या नाम था? पीथल। लिखो, ये पीथल नाम से किताबें लिखा करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ ये पीथल नाम से किताबें लिखा करते थे। पीतल नहीं, पीथल, पीथल, पीथल। एक फेमस किताब भी है बाद के अंदर, पाथल और पीथल। किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठ लिखी थी। तो पीथल नाम से कौन किताबें लिख रहा है? पृथ्वीराज राठौड़ किताबें लिखा करते थे। इनकी डेथ हो जाती है सन 1600 के अंदर, डेथ 1600 में। इससे पहले इन्होंने और भी किताबें लिखे गए हैं, उन किताबों के नाम लिख लो। गंगा लहरी, गंगा लहरी। दूसरी लिखो, दसम भागवतरा दोहा। गंगा लहरी, दसम भागवतरा दोहा। गंगा लहरी, लहरी, दसम भागवतरा दोहा, दसम भागवत रा दोहा, दोहा, दसम भागवत रा दोहा भी इनकी किताब है। एक पहले जब हम लोगों ने कल्ला रायमलो जी को पढ़ा था, सिवाना का दूसरा साका, तब हम लोगों ने बात की थी कि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उन्होंने इनके मर्सिये लिखे थे। तो लिखो, कल्ला राय मलोत री कुंडलियां,
कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। एक किताब लिखो बसदेव राउत, एक लिखिए दशरथ राउत, बसदेव राउत लिख लो बस, बस देव राउत और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, ये थे हमारे पृथ्वीराज। तो राव बीकाजी को देखा। बीकाजी के बारे में हम लोगों ने एक बात नहीं लिखी, लेकिन वो पहले लिख चुके थे हम लोग, जब हम लोगों ने जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ा था कि जब जोधाजी की डेथ हो जाती है, जब तक जोधाजी जिंदा थे तब तक बीकाजी ने कहा कि मैं किसी प्रकार से पापा आप कहोगे वैसा ही कहना मानूंगा। जैसे ही जोधाजी की डेथ होती है तो बीकाजी के द्वारा जोधपुर पे अटैक कर दिया जाता है। जब राव सुजा वहां के राजा होते हैं, 80,000 सैनिकों को लेके उन्होंने मेहरानगढ़ को घेर लिया था और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी हैंडलूम्स हैं, हैंडलूम का मतलब जो भी हमारे प्रतीक हैं चीजें, यानी झंडा रहेगा, जहाँ पे राज्याभिषेक किया जाएगा वो है, नागडेचा माता की 18 हाथों वाली मूर्ति हो, अलग अलग जितने भी एक उत्तराधिकारी को जो जो प्रतीक मिलने चाहिए वो सारे के सारे प्रतीक लेके चले जाते हैं बीकाजी बीकानेर। लेकिन राव सुजा को कुछ नहीं कहते, वो कहते मैं प्रतीक लेने आया हूँ, प्रतीक लेके जाऊंगा ही। तो कितने हजार सैनिकों के साथ में जाते हैं वो, 80,000 सैनिकों के साथ में। और जब उन्होंने घर छोड़ा था उस टाइम में उनके साथ में केवल 600 जने थे, यानी 100 जने तो घोड़े पे बैठे थे, 500 जने उनके साथ पैदल पैदल जी कौन कौन चलेगा मेरे साथ में, केवल 600 जने ही तैयार हुए थे। और जब वापिस जोधपुर पे आए अटैक करने के लिए तो 80,000 लोगों को लेके आए थे। ये थे हमारे बीकाजी। बीकाजी के बाद में उनके बेटे आते हैं नर्रा, नर्रा के बाद में कौन आते हैं, लूणकरण, कलयुग के कर्ण, कलयुग के कर्ण के बाद में जेत सिंह। जेत सिंह की डेथ हो जाती है पाहेबाजी लड़ाई में। बाद के अंदर आते हैं कल्याणमल। कल्याणमल के 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम राय सिंह, दूसरों का नाम है पृथ्वीराज, जिन्होंने किताब लिखी है बेलीकृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दसम भागवतरा, दूहा बसदेव रावत और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। बेलीकृष्ण रुक्मणी उन्होंने लिखी गागरोन के किले में डिंगल भाषा में 1580 में 305 पद्यों के अंदर, उन्होंने खंडों के अंदर लिखी है किताब, लिख दी। उसको दुर्सा हाड़ा ने कहा है 5वां वेद और 19वां पुराण और 10,000 घोड़ों की शक्ति बताई है कर्नल जेम्स टोड ने। बाद के अंदर 1917 में एलपी टेस्यूटरी ने इस किताब का प्रकाशन करवाया था और साथ में पृथ्वीराज को डिंगल का होरेस भी कह दिया था। सन 1600 के अंदर पृथ्वीराज की डेथ हो जाती है। कल पढ़ेंगे हम लोग राय सिंह। ओके।